This is John Gall speaking. Let us look beyond the horizon. तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसीज के बारे में. एंड बिफोर आई मूव अहेड आई विल गिव अवे द कैवियट. बिटकॉइन जैसी डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज की बात हम नहीं करेंगे. हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैक्ड डिजिटल करेंसीज को, यानी कि ऐसी डिजिटल करेंसीज जो कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स जिन्हें इशू करते हैं, जो उनके इशुएंस को और फ्लो को कंट्रोल करते हैं. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एंड मुझे काफ़ी टाइम से इस टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है. सो डिजिटल करेंसीज जैसा मैंने प्रीवियसली बिटकॉइन के बारे में अपने एक पॉडकास्ट में कवर किया था, यहाँ भी चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं बिकॉज बिटकॉइन जो है इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी. एंड हम जिन करेंसीज की बात करें वो है सेंट्रलाइज, यानी कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में रहने वाली डिजिटल करेंसीज. आई थिंक सारे लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि पिछले कई सालों से ये बात चल रही है कि वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम अ कैश सोसाइटी एंड मूव टूवर्ड्स अ कैशलेस सोसाइटी. यानी कि हम जो कैश यूज़ करते हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स हो या फिर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, उन्हें छोड़कर डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दें. एंड ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इंडिया में देखने को मिल रही है. थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हर जगह पे यही बात चल रही है कि कैशलेस इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कॉमन किया जाए, और जो कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो नोट्स के फॉर्म में या कॉइन्स के फॉर्म में हो, उन्हें कम से कम किया जाए. तो जनरली लोगों को लगता है कि ओके, बिकॉज वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज, तो इवन जो पैसों का लेन देन है वो भी डिजिटल ही होना चाहिए. नो वंडर अभी के टाइम पे यूपीआई पेमेंट्स एंड वैसे जो सर्विसेज है, नेट बैंकिंग है, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है. सो लोगों को भी ये चीज़ काफ़ी कन्वीनियंट लगती है, बट इसके पीछे की जो स्टोरी है वो इतनी सिंपल नहीं है और इतनी अच्छी नहीं है. सो एक नज़र पे तो ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल लगती हैं कि ओके, दिस इज़ द डिजिटल एज, सो इट इज़ ऑब्वियस कि जब आप सब कुछ ऑनलाइन ले सकते हो, देख सकते हो, तो एक तरीके से एंटरटेनमेंट से लेके जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, एवरीथिंग यू आर गेटिंग ऑनलाइन. सो अगर उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आप एक डिजिटल फॉर्म में या फिर एक डिजिटल मीडियम के थ्रू अगर आप उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, तो उनका जो पेमेंट है वो भी डिजिटल होना चाहिए. एंड यही चीज़ चल रही है. किसी भी आप शॉपिंग साइट पे जाते हैं, सारे पेमेंट्स आजकल ऑनलाइन होते हैं. यहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा है, सो यू कैन कॉल इट अ कंस्पिरेसी थ्योरी, बट आई डोंट थिंक इट इज़ अ कंस्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सामने हैं, दे आर क्वाइट एविडेंट. यहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनका माइंडसेट क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, ये चीज़ें हमें समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है. एंड यहाँ पे होने क्या वाला है कि जो कॉमन मैन है, जो कॉमन लोग हैं, उनकी चॉइसेस को कैसे चेंज किया जाए, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए. बिकॉज आपको पता है कि इफ़ यू आर इन कंट्रोल ऑफ मनी, इफ़ यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मनी, यू कैन कंट्रोल द मूड ऑफ द पब्लिक एंड ऑल्सो द पब्लिक सेंटिमेंट. जनरली मनी को कंट्रोल कौन करता है या करेंसी को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स. सो यहाँ पे कैसे कॉमन लोगों की चॉइसेस को इन्फ्लुएंस किया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ सामने आती हैं. पहले तो एक बहुत सिंपल सी बात जो अभी लोगों को समझ में आ रही होगी कि जनरली क्या होता है कि किसी भी नेशन की जो इकोनॉमी है, उसका इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट कितना अच्छा है, वो हम किस चीज़ को देख के हम उसके पोटेंशियल को गेज कर सकते हैं, या फिर उसमें ऑलरेडी जो उस इकोनॉमी में ग्रोथ चल रही है, वो किस चीज़ को देख के हम उस ग्रोथ को गेज कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि ओके, ये दिस नेशन इज़ डूइंग रियली गुड. सो जनरली क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम एसोसिएट करने लगते हैं स्टॉक मार्केट के साथ. यूएस में भी डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर ये चीज़ चल रही थी, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प केप्ट सेइंग अगेन एंड अगेन दैट द मार्केट इज गोइंग अप एंड इट्स गोइंग रियली स्ट्रॉन्ग. एंड ऑब्वियसली मार्केट स्ट्रॉन्ग था, बट मार्केट जिस वे में ऊपर जा रहा था, द सेम सेंटिमेंट और द सेम ग्रोथ वाज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी की ग्रोथ जो थी वो एक्चुअली उस वे में नहीं थी जैसे कि स्टॉक मार्केट की ग्रोथ थी. किसी नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ या उसके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को जस्ट स्टॉक मार्केट देख के डिसाइड करना, इट इज़न्ट राइट. इवन अभी के केस में बहुत लोगों से मैंने डिस्कस किया तो उन्हें भी लगता है कि इवन ऐसे लोग जिनका मार्केट में कभी कोई खास इंटरेस्ट रहा नहीं है, उनका भी ये मानना है कि जो मार्केट कंडीशंस हैं और जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट एक्चुअल मार्केट कंडीशंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है.
इकोनॉमिक शटडाउन है थ्रू आउट द नेशन, बिजनेसेस नीचे जा रहे हैं, उसके बाद भी जो स्टॉक मार्केट है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। मतलब कि देयर इज समथिंग अदर देन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो इस मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। ओके, सो जनरली होता क्या है, कीनीशियन इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें गवर्नमेंट इंटरफियरेंस को ज़रूरी माना गया है। कीनीशियन इकोनॉमिक्स फॉलो करने वालों का कहना है कि कभी भी अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है या फिर फाइनेंशियल मेल्टडाउन होता है तो गवर्नमेंट का इंटरफियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट किस वे में इंटरफियर करती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। ओके, अब गवर्नमेंट लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट इज नॉट द वन हु इज प्रिंटिंग द मनी और कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई ऑन इट्स ओन, इट्स एक्चुअली द सेंट्रल बैंक्स। सो सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट मिलके क्या करते हैं, वो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्टली कोई सेंट्रल बैंक या फिर कोई गवर्नमेंट सीधा सेंट्रल बैंक से पैसे लेके सीधा मार्केट में नहीं डाल सकती। तो क्या किया जाता है, इस लिक्विडिटी को मार्केट तक दूसरे इंडिविजुअल्स, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पहुंचाया जाता है। अब ये इंडिविजुअल्स या फिर ये इंस्टीट्यूशंस उस लिक्विडिटी को मार्केट तक लेके कैसे जाएंगे? तो ऑब्वियसली जो लिक्विडिटी सेंट्रल बैंक जनरेट कर रहा है वो पहले उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है कि नहीं अपने कमर्शियल बैंक्स को, एंड देन उन बैंक्स के थ्रू जो मार्केट है वो इंडिविजुअल्स एंड बाकी इंस्टीट्यूशंस उस लिक्विडिटी को लोन के रूप में लेके मार्केट में लेके जाते हैं एंड फिर मार्केट को ऊपर बढ़ाते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी किस वे में पहुंच सकती है मार्केट तक, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंड इंस्टीट्यूट लोन उठाएं और मार्केट में पैसा लगाएं। बट अब इस ऑप्शन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप बैंक से लोन उठा रहे हैं, दे आर चार्जिंग यू 12% रेट पर एनम, आप 2 से 3 बार सोचेंगे वो लोन उठाने से पहले। बट अगर इंटरेस्ट रेट को 12% से गिरा के वो 8% कर दें या 7 कर दें या 6 कर दें, यू विल कंसिडर इट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक द लोन आउट। सो यही चीज़ की जाती है कि सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को नीचे गिरा देते हैं, इंटरेस्ट रेट कट कर देते हैं। दिस इज द वे जिस वे में मार्केट में या इकोनॉमिक फ्रंट पे गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स के थ्रू इंटरफेरेंस होता है। सो क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाता है। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया था मीडियम पे, एंड उस आर्टिकल में मैंने एक पिक्चर अटैच की थी कि दुनिया के जो बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं। सो मैक्सिमम नेशंस में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वहाँ के रेट्स जो हैं वो दे आर लोअर देन 5%, किसी का 4% है, किसी का 3% है, कुछ का ऑलमोस्ट 0% पे है, लाइक द यूएस एंड बैंक ऑफ जापान एंड ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अगर बात की जाए तो वो तो नेगेटिव पे चल रहा है। सो यहाँ पे होता क्या है, अगर मार्केट में स्टिमुलस प्रोवाइड करना है और अगर एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है या एक फाइनेंशियल मेल्टडाउन हमें देखने को मिलता है, तो जनरली सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट रेट को कट करते हैं अबाउट 400 to 500 बेसिस पॉइंट्स, 400 to 500 बेसिस पॉइंट यानी कि 4 से 5% तक। सो आप ये देखिए कि जिन सेंट्रल बैंक्स का इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी 5% है और वहाँ पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस होता है एंड दे नीड टू कट देयर इंटरेस्ट रेट अगेन बाय 5%, तो क्या होगा, उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो सीधा 0% पे आ जाएगा, जिसे ZIRP ZIRP भी बोला जाता है, जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। यूएस में काफ़ी टाइम तक ये चला था आफ्टर दी 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, मार्केट को स्टिमुलेट करने के लिए, एंड अभी भी ये चीज़ फॉलो हो ही रही है। इसके अलावा ऐसे सेंट्रल बैंक्स जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% से भी नीचे है, 4%, 3%, 2%, वहाँ पे अगर उन्हें 400 या 500 बेसिस पॉइंट्स तक अगर कट करना पड़ता है मार्केट स्टिमुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है इट विल गो नेगेटिव। इंटरेस्ट रेट अगर नेगेटिव जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यू विल बी पेड टू टेक लोन्स बट यू विल हैव टू पे द बैंक टू कीप यू मनी इन द बैंक। ठीक है, यानी कि अगर आप बैंक में पैसे रख रहे हैं, पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट में क्या है, अगर आपको 3% का पॉजिटिव इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि बैंक में अगर आपने जो भी अमाउंट रखा है हर साल आपको 3% एज पॉजिटिव इंटरेस्ट मिलेगा उस अमाउंट पे। ओके, हर 100 रुपये पे 3 रुपये। बट अगर ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कर देते हैं तो क्या होगा, यानी कि अगर आप बैंक में पैसा अपना रख रहे हैं तो वो टाइम के साथ बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फंडिंग पॉजिटिव नहीं है, फंडिंग नेगेटिव है, यानी कि वो टाइम के साथ कम होगा। तो जहाँ पे हर 100 रुपये पे 3 रुपये आपको मिल रहे थे, अगर नेगेटिव -3% इंटरेस्ट रेट जाता है तो हर साल 3 रुपये कटेंगे, यानी कि 100 से वो 97 होगा, देन अगेन 3% का डिडक्शन नेक्स्ट ईयर। ऐसी कंडीशन पे क्या होगा कि लोग बैंक में पैसा रखना क्यों चाहेंगे, ऑब्वियसली राइट, क्योंकि अगर जस्ट 1% भी अगर आपका नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जाता है, सो हर 100 रुपये पे यू आर लूजिंग 1 रुपी द फर्स्ट ईयर, देन नेक्स्ट पे 99 पैसे। ओके, इस वे में हर साल आप पैसे क्या करेंगे, लूज करते जाएंगे धीरे धीरे, रेदर देन अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इट। कोई भी समझदार आदमी क्या करेगा, वो बैंक में पैसे रखेगा ही नहीं। ऑब्वियसली हर साल 1% लूज करने से बेटर है कि आप उस पैसे को बैंक से निकाल के अपने पास रख लो, ओके, इन द फॉर्म ऑफ
physical cash. Any place where you are not losing value, where you are not losing money would be good. सो बैंक पे रखने से बेटर ऑप्शन होगा आदमी उसे पर्सनली फिजिकली अपने पास रखे। अब ये चीज़ सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट्स को नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो, यहाँ पे वो क्या करेंगे, स्टेट बैंक डिजिटल करेंसीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डिजिटल करेंसीज को इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, अब जो फिजिकल फॉर्म में करेंसी हमें मिलती थी या दिखती थी वो फिजिकल फॉर्म में हमें नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो अब किस फॉर्म में होगा, वो अब डिजिटल फॉर्म में होगा। डिजिटल फॉर्म में डिजिटल करेंसी किस तरीके से होती है, जस्ट एक कंप्यूटर पे नंबर्स। सो आपने पेटीएम, फ़ोनपे इनके ऐप्स यूज़ किए होंगे। सो फ़ोनपे में मुझे याद है पहले क्या होता था, यूपीआई पेमेंट से पहले, यूपीआई ने तो डिजिटल पेमेंट्स को बहुत ही क्विक कर दिया है। सो पहले लोग क्या करते थे कि जैसे फ़ोनपे है तो उसके वॉलेट में वो मनी ऐड करके रखते थे। सपोज आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो आप क्या कर सकते हो, फ़ोनपे के वॉलेट में आप अपने बैंक से 2,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करके फ़ोनपे के वॉलेट में ऐड कर सकते हो। एंड देन कहीं भी आपको अगर पेमेंट करना है तो आप जस्ट यू कैन स्कैन द कोड और जो उसका वॉलेट है वो डायरेक्टली उस पेमेंट को प्रोसेस कर देगा। तो ये जो 2,000 रुपीज़ आपने अपने बैंक अकाउंट से फ़ोनपे में ऐड किए, ओके, उस 2,000 रुपीज़ को आप अपने बैंक से डायरेक्टली एटीएम से निकाल सकते थे, वो फिजिकल फॉर्म में कैश होता। बट अगर आप उसे फ़ोनपे के वॉलेट में भेज रहे हो, देखो फ़ोनपे का कोई एटीएम तो है नहीं, तो फ़ोनपे एक्चुअली क्या कर रहा है कि उस करेंसी को जो कि फिजिकल फॉर्म में आप एक्सेस कर सकते थे वो उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी दैट इज़ इन द पेटीएम वॉलेट। वैसे ही डिजिटल करेंसीज के साथ क्या होगा, डिजिटल करेंसीज का एक पर्टिकुलर वॉलेट होगा। वो वॉलेट बेसिकली आपका बैंक अकाउंट ही होगा। उस वॉलेट में आपके बैंक पे जो भी पैसा है वो आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट होगा। एंड कोई भी आपको अगर ट्रांजैक्शन करना है तो डायरेक्टली वॉलेट टू वॉलेट, किसी मर्चेंट को आपको करना है, किसी दुकानदार को करना है, तो उसके वॉलेट पे आप डायरेक्टली उस करेंसी को ट्रांसफर कर सकते हो। आपको फिजिकली उसे रखने की जरूरत नहीं है। यूपीआई जैसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी आने के बाद से तो ये पेमेंट्स बहुत ही ज्यादा क्विक हो गए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर डिजिटल करेंसीज हैं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ऑब्वियसली आप उसे अपने वॉलेट में तो रखेंगे बट आप उसे फिजिकली निकाल नहीं सकते। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कैश था, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के माहौल में आप उस कैश को बाहर निकाल के रख सकते हो ताकि आपके पैसे हर साल कम ना हो। लेकिन जो मनी फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती या फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसे आप विड्रॉ कैसे करोगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जो है वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स भी इम्पोज करती है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज आपका जो भी पैसा है वो डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ पे? आपके डिजिटल वॉलेट पे। आपका डिजिटल वॉलेट क्या है? आपका बैंक अकाउंट। तो आप उस बैंक अकाउंट से पैसे निकाल नहीं सकते, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, यू कीप लूजिंग मनी एवरी ईयर। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि डिजिटल करेंसीज के साथ है। एंड लोगों का कहना है डिजिटल करेंसीज आर गुड एंड ऑल दैट, या ऑब्वियसली दे आर गुड, बट आई डोंट थिंक स्टेट स्पॉन्सर्ड डिजिटल करेंसीज आर गुड। मेरा भरोसा सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन है, दैट आई कैन ट्रस्ट, बट स्टेट स्पॉन्सर्ड करेंसीज, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। एंड ये जस्ट एक सिंगल एस्पेक्ट है जो मैंने इस रिकॉर्डिंग में कवर किया है। इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन पे इनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, एंड देन गवर्नमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? व्हाई आर दे पुशिंग टुवर्ड्स स्टेट स्पॉन्सर्ड डिजिटल करेंसी या स्टेट बैक डिजिटल करेंसीज? तो इसके बारे में भी अब हम आगे चल के कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सो there's a phrase crisis of motive. So why do we do the things that we do? So अगर आपको किसी चीज़ को करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जा रहा है तो आप वो काम करोगे। आप गूगल पे यूज़ करते हो, आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, हर ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते, किसी शॉप का कूपन मिलता है, किसी बेकरी का कूपन मिलता है, मूवी टिकट्स एंड कैशबैक, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। वाई? बिकॉज यू आर मेकिंग अ डिजिटल पेमेंट। आपको ये कंटिन्यूसली ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि आप कैशलेस पेमेंट्स रखो, आप डिजिटल पेमेंट्स रखो, आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। अगर आप कैश बेस्ड पेमेंट्स करोगे आपको पनिश किया जाएगा। अगेन क्राइसिस ऑफ मोटिव, व्हाई डू वी डू द थिंग्स दैट वी डू? जैसे कि इंडिया में भी कुछ टाइम पहले ही एक नया रूल आया है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं कैश या फिर आप जमा करते हैं तो उसके लिए आपको शायद कुछ फीस देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कैश, वही हो रहा है ना, कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शंस, आप एटीएम से विड्रॉ करेंगे सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन से ज्यादा तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। अगर आप सर्टेन अमाउंट से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो भी आपको फाइन भरना पड़ेगा। सेम चीज है अगर आप ऑनलाइन करते हैं, डिजिटल पेमेंट के थ्रू अगर आप करते हैं यूपीआई से, यू कैन डू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक सर्टेन लिमिट सेट है, 15,000, कहीं पे 20,000, कहीं पे 25,000, बट फॉर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस उसके लिए ऐसे कोई लिमिट नहीं है। प्लस अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं उसमें यू कैन डू लैक्स ऑफ रुपीज एक सिंगल ट्रांजैक्शन में, कोई आपको उसके लिए कोई पनिश नहीं कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा
ज़बरदस्ती की कोई आपसे फीस नहीं ले रहा है, जो बेसिक ट्रांजैक्शन चार्जेस रहते हैं वही आपको लगते हैं। तो डिजिटल मीडियम के थ्रू अगर आप ये सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, गुड इनफ, यूर इवन गेटिंग इंसेंटिवाइज्ड फॉर इट। लेकिन कैश सेटल ट्रांजैक्शंस अगर हो रहे हैं तो यूर गेटिंग पनिश्ड फॉर इट, यूर पेइंग एक्स्ट्रा फीस, यू आर बीइंग चार्ज फॉर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस दैट यू डू। सो ये चीज़ें किस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रही हैं? सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, दे वांट अस टू मूव टूवर्ड्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस, टूवर्ड्स डिजिटल करेंसीज। एंड ये जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का जो माहौल है, दिस इज़ वन एस्पेक्ट। अगेन बहुत सी और चीज़ें हैं, तो इस रिकॉर्डिंग में नहीं, आगे की कुछ रिकॉर्डिंग में मैं कवर करूंगा। एंड होपफुली यू गाइज विल गेट टू नो सर्टन थिंग्स जो कि नॉर्मली आपको कहीं से सुनने में नहीं मिलती, या कहीं पे जिन चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं होता है। सो आई थिंक नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में कमर्शियल बैंक्स के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो हम कवर करेंगे। एंड आई थिंक आई विल मेक अनदर रिकॉर्डिंग ऑन डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज लाइक बिटकॉइन, एंड उनकी क्या सिग्निफिकेंस होगी एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे जो स्टेट बैंक डिजिटल करेंसीज हैं वो वर्क करेंगी। सो दैट इज ऑल आई हैव फॉर दिस वन। आई होप यू गाइस गॉट टू लर्न समथिंग न्यू, एंड या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, चीयर्स।